मेरे से यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि डिफाइन फ्लक्स, फ्लक्स क्या है। हमें ये फ्लक्स को पहले समझना है, बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि फ्लक्स पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें कहीं क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके पास डिफाइंड फ्लक्स, तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाए इसको यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये अच्छा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an electric field represents the total number of electric lines of force crossing this area normally if the normal drawn to the surface area s मतलब एरिया वेक्टर है, ये सरफेस एरिया s makes an angle theta with the electric field E जो कि वेक्टर क्वांटिटी अपने आप में है, then the electric flux through this area is, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है फाई से, फाई ई इक्वल टू ई, और ये डेल्टा एस एक एलिमेंट्री सरफेस एरिया की बात की जा रही है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से मैं पढ़ूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस एरिया नॉर्मली, अगर कोई एरिया सरफेस एरिया हम लेते हैं और उससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो परपेंडिकुलरली पास हो रही है, क्रॉस कर रही है उससे, तो अगर यहाँ पे लिखा भी है दूसरे पैराग्राफ में, इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एरिया, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो और जो कि मेक्स एन एंगल थीटा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसको आप इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो जो बॉक्स में आपको दिखाया गया है। लेकिन अभी ये इतना से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए फ्लक्स जो फाई ई रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ई डॉट डेल्टा एस, ये एक वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस को हम लोग एरिया वेक्टर बोल रहे हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया तो सुना था, एरिया को कभी वेक्टर के फॉर्म में हमने नहीं सुना, तो वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि एरिया वेक्टर क्या है। क्या एरिया सही में एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी नहीं, एरिया वेक्टर एक क्वांटिटी, एरिया वेक्टर अगर बोले तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, लेकिन सिर्फ एरिया बोला जाए तो वो वेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एरिया के को समझाऊंगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब फाई क्या है? फ्लक्स है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है? दोनों वेक्टर हैं, और वेक्टर का, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? एक स्केलर होता है। जिस तरह से वर्क डन की बात मैंने की आपके साथ, वर्क डन भी क्या होता है? W इक्वल टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और इसको आप लिखते हो एफ डॉट एस से। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपने बताया कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो स्केलर होता है। ठीक उसी तरह से फ्लक्स के साथ भी सेम केस होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज बी स्केलर। ये स्केलर प्रोडक्ट ही है दोनों का, क्योंकि डॉट बोला जाए या स्केलर प्रोडक्ट बोला जाए दो वेक्टर क्वांटिटी का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या देता है आपको? वर्क डन दे रहा है, जो कि स्केलर है अपने आप में। अब सवाल है कि चलो यूनिट बता दो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो आपको पता है, न्यूटन पर कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम आपने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो एरिया के लिए आप मीटर स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपने देखा यहाँ से आपके पास मिल गया, इसकी यूनिट मिल गई। यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख लो, तो इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। देखते हैं आगे के स्टेप में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा ही यूनिट आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी ऐसा ही यूनिट आप लिख रहे हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से हमने इसको अच्छे से अरेंज करके इसकी यूनिट को लिख दिया। अब बात, जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ एरिया वेक्टर की। क्या है एरिया वेक्टर? इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि ये मेजर पार्ट है हमारा। तो देखिए एरिया वेक्टर, कोई भी सरफेस एरिया बनाया आपने, ये एक सरफेस एरिया बनाया जो एक
देख के स्क्वायर टाइप में लग रहा है, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ये जो ब्लू कलर से आपने ड्रॉ की हुई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर है तो इसको आप बोलोगे एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया ये जो सरफेस है इसकी कुछ ना कुछ एरिया होगी और इसके परपेंडिकुलर ये फील्ड लाइंस हैं, तो इसको आप एरिया वेक्टर बोलोगे। दूसरा में भी देख लो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइंस दिखाया है कि देखो इस लाइंस के परपेंडिकुलर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे आप देखो, आपने परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि देखो ब्लू वाली पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली, चौथी वाली, सारी लाइंस में यहाँ पे 90 डिग्री मैंने बनाया है। उसी तरह से अगर मैं कोई सर्कुलर सरफेस ले लूँ, कोई जरूरी नहीं है कि एक सरफेस ऐसा हो जो सिर्फ रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर सरफेस भी हो सकता है और इसकी एक छोटी सी एरिया, मतलब ऐसे तो पूरा एरिया इसका एस मान सकते हैं या ए मान सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डी एस अगर आप मानते हो तो देखो ये एरिया है, ये अभी ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर सिर्फ मैंने एरो से जो दिखाया है यहाँ पे सिर्फ ये अभी एरिया है, लेकिन अगर इस पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये एरिया वेक्टर हो गया। डी एस से हमने इसको वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। आप डी एस और एन कैप भी लिख सकते हो। दूसरी तरह से मैं समझाना चाहूंगा आपको, देखो आप यहाँ पे अगर देखते हो कि एक, अब ये मैंने दूसरे सेफ का एक एरिया ले लिया, ये सेफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, इलिप्स के टाइप का लग रहा है देख के, तो इस पे मैंने दिखाया कि मान लो कि इसकी जो एरिया है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इसकी एरिया क्या है, इसकी एरिया को मैंने एस से दिखा दिया कि भाई एस इसकी एरिया है, और इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ कलर से इसको दिखा रहा हूँ कि ये वर्टिकल है। ये जो लाइट कलर ब्लू कलर है इसके मैं दिखा रहा हूँ कि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था जबकि ये वर्टिकल पोजीशन में है, और इस पे इस एस पे आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर ये इस डायरेक्शन में अब देखने को मिल रहा है कि इस डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। अगर इस छोटे से पोर्शन को एरिया बोला जाए, जैसे यहाँ पे आपने बोला ये क्या है, एरिया है, तो ये स्केलर है, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर आप ले रहे हो, सरफेस के परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो ये एरिया वेक्टर है। इसको भी फिर से आप वही डी एस कैप एन से आप रिप्रेजेंट करोगे। उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरह का भी मैं ले सकता हूँ, इस पे भी मैंने देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर देख दिया, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर इज द नॉर्मल टू द प्लेन, जो भी प्लेन आप ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर का जो लाइन होगा वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और भी एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे डीएस दिखा दिया मैंने। अब मैंने एक अपने हाथ से यहाँ पे ड्रॉ किया एक एरिया, थोड़ा सा टिल्ट एरिया है, टिल्ट है मतलब अभी जैसे ये दोनों हॉरिजॉन्टल में था, ये वर्टिकल में था, अब ये वर्टिकल भी नहीं है हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, तो इसका एरिया वेक्टर, तो सरफेस जैसा है, सरफेस टिल्ट है, तो एरिया वेक्टर भी इसका टिल्ट होगा, तो ये एरो से इसका एरिया वेक्टर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस सरफेस पे हमने 90 डिग्री दिखा दिया, तो ये इसका एरिया वेक्टर। इसी तरह का दूसरा सर देखो, जैसे ये है, मान लो कि ये हमारा क्या है कि एक हमने इस तरह का एक सरफेस ले लिया जो वर्टिकल में रखा हुआ है, इसमें ये जो फील्ड लाइंस जा रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्मली इससे होके पास कर रही है। देखो मैं दिखा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इसी यूनिफॉर्मली पास हो रही है, ठीक है। और एरिया वेक्टर तो आपको पता ही है कि इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। अब थोड़ा सा टिल्ट करके दूसरे सरफेस को मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये सरफेस है, इसको भी मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया है। अब देखो इसका रेड वाला जो है इसका एरिया वेक्टर दिखा रहा है, लेकिन ब्लू वाला जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये दिखा रहा है, अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा है। तो देखो समझने वाली बात ये है कि ये जो एरिया वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, ब्लू वाली जो हमारी लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं ब्लू वाले को मैं लिख देता हूँ ई, देखो ई लिख दिया मैंने। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये जो एरिया वेक्टर है वो एंगल बना रहा है हमारा थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया है इसके परपेंडिकुलर जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होगा, तो एंगल ये थीटा बना रहा है तो इसका कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ये ई कॉस थीटा है, राइट।
तो फ्लक्स जो होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स आप यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्लक्स डेल्टा फाई, चूंकि अगर ये एलिमेंट्री सरफेस एरिया है तो डेल्टा फाई ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाए और इसको लिखोगे आप, ये देखो क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रेड से मैंने दिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी ई कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज ई कॉस थीटा। तो ऊपर भी मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ ताकि सारा चीज हमारा क्लियर हो जाए कि नॉर्मल द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट है ना, डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो कंपोनेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी which is perpendicular to delta s will be, वो क्या होगी, this one is e cos theta। तो आप अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट है उसको आप नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप लिख सकते हो नीचे में e cos थीटा। देखिए सरफेस मैंने दिखाया ऐसा, इससे 90 डिग्री बनता हुआ दिखा दिया फिर से। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ e cos थीटा और सरफेस एरिया डेल्टा s, तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो e डेल्टा एस कॉस थीटा बॉक्स में डाल दिया, तो ये इसको ई डॉट डेल्टा एस भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो फ्लक्स के बारे में पूरे डिटेल्स से। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक की जो पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये इनिशियल पोजीशन है इस ब्लॉक की ए, और फोर्स लगाया आपने फोर्स कौन सा लगाया, एफ फोर्स लगाया, जिसके कारण ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ब्लॉक डिस्प्लेस हो गए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, ए से बी पे आ गया ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो मेजरमेंट होती है वो मिड पॉइंट, ब्लॉक के मिड पॉइंट से हम लोग लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी एस, तो एस डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ब्लॉक जो फोर्स लगा रहे हो आप, वो फोर्स कितने की एंगल बना रहा है ऑरिजेंटल के साथ, ये देखने वाली बात होगी। तो आपने बोला कि जी ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, चूंकि डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है ए से बी की तरफ, तो ऐसे केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स का कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, वो होगा एफ कॉस थीटा। हाँ, एक बात और भी है कि यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट भी लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है, आप इसको लिख सकते हो ये नॉर्मल लग रहा है, जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और लेकिन वर्टिकल डाउनवर्ड भी एक फोर्स लगता है इसमें, जिसको आप यहाँ पे mg से लिख सकते हो, वेट जो लगता है वो mg लगता है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। तो आप कहते हो क्या, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, कंपोनेंट ऑफ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब वर्क डन को डिफाइन करने की बात है तो आप बोलते हो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू एस, तो आप इसको लिखते हो क्या, एफ एस कॉस थीटा। अगर वर्क डन को आपको लिखना होता है तो आप यहाँ पे दिखाते हो जी एफ एस कॉस थीटा, इस तरह से अरेंज करके लिख लेते हो। तो ठीक वही काम तो अभी मैंने यहाँ पे भी किया, ऊपर देखो कि हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और डेल्टा एस लिया, उसके बाद अरेंज कर लिया, ई डेल्टा एस कॉस थीटा लिख दिया, तो ई डॉट डेल्टा एस लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे आप वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो दिस वन इज एफ डॉट डी एस लिखोगे, क्योंकि दोनों ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यहाँ पे स्केलर हो गया फिर से। तो इस गॉसियन सरफेस गॉसियन थ्योरम अगर हमें समझना है तो ये एक जैसे स्फीयर ले लिया आपने, यूनिफॉर्म स्फीयर है, इस पे चार्ज आपने दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, और एक ऐसे चार्ज देने पे इसकी जो रेडियस है, मान लो कि इसकी रेडियस आर होगी, आपने मान लो कि यहाँ पे मैं दिखा दूं कि इसकी रेडियस जो है, यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ कि बोल दिया मैंने कि ये रेडियस जो है इसकी स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये जो एक जैसे एक कोन होता है, कोन आइसक्रीम खाते हो आप, आइसक्रीम का जो कोन होता है, उस कोन के कारण अगर पूछा जाए कि भाई इस कोन का सरफेस एरिया बताओ तो क्या होगा,
एरिया वेक्टर बताओ तो क्या होगा इस कोन का, तो आप कहोगे जी बड़ा आसान है, एरिया वेक्टर बताना तो बड़ा आसान है, तो कैसे बताओगे, तो आप कहोगे कि भाई इसके जो सरफेस है, इतनी बार मैंने बात कर ली है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो बना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल आपने बनाता हुआ यहाँ पे दिखा दिया कि एरिया वेक्टर जो है ये एरिया वेक्टर है और ये इसके साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो एरिया वेक्टर को किससे दिखाओगे आप, पूरा सरफेस जो है वो ऐसे है, बड़ा सा सरफेस क्या है वो ऐसे है, और ये जो सरफेस एरिया आप बना रहे हो इस एरिया वेक्टर का इसके लिए क्या करें, तो इस छोटा सा जो सरफेस एरिया है इसको हमने मान लिया कि ये जो है ds है। देखो इसको हमने मान लिया ds है। ds अभी ये स्केलर है, लेकिन आप इस डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, जब आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो ये आपको एरिया वेक्टर बता रहा है। तो एरिया वेक्टर तो लिख लो यहाँ पे कि भाई ये एरिया वेक्टर बता रहा है, तो आप इस ds और उस पे वेक्टर लगा दो, तो ये लगा दिया आपने, ये एरिया वेक्टर बता दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला है, तो आपको अच्छे से पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके हर तरफ होगी। हर तरफ कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली बाहर की तरफ, इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, हर तरफ बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये भी आपको अच्छे से पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो बिल्कुल सही बात। तो इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, मैं सबको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं रख रहा हूँ सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यहाँ पे लेने वाला हूँ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी ये वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी के साथ इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इसका मतलब एरिया वेक्टर ds जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो E, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब इस दोनों के बीच की एंगल जो बन रही है वो 0 बन रही है। पहली चीज ये बात क्लियर हो गई हमारे लिए। जब मैंने फ्लक्स समझ लिया, फ्लक्स में हमारे टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है जो पास होती है किसी इनक्लोज सरफेस एरिया से, जो जैसे कि अभी मैंने सारा इनक्लोज सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी मैंने दिखाया, तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्लक्स बोलते हो। तो जब आप इसको डिफाइन करने की बात है, गॉस थ्योरम को डिफाइन करने की बात है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस एरिया से जा रही है, दिस वन इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। इस पे नेट चार्ज कितना है, Q है। तो टोटल फ्लक्स जो होती है, अगर मैं फ्लक्स बोलूं, टोटल फ्लक्स दिस वन इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स किसके, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है इस पे जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज हमारी Q है, तो इसको आप बोलते हो फ्लक्स और रिप्रेजेंट करते हो फाई इक्वल टू, अब सीधा लिख सकते हो आप Q/ε0 से। इस तरह से ये आपका गॉस थ्योरम डिफाइन हो जाता है। अब मैं गॉस थ्योरम की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लियर हो गया। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, और यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है। जैसा कि स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके लिए मैंने बोला कि इसका फॉर्मूला फ्लक्स का होगा Q/ε0। ये पूरे इनक्लोज सरफेस के लिए होगा, तो ये भी तो इनक्लोज सरफेस है, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी ये इनक्लोज सरफेस है, तो इसके लिए भी फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा, क्या, Q/ε0। इसके लिए कितना होगा, इसके लिए भी सेम फ्लक्स होगा, क्या, फाई इक्वल टू Q/ε0। जितने भी सरफेस हैं जो इनक्लोज सरफेस हैं सबके लिए फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। अब आप पूछोगे कि ठीक है सर, चलो ठीक है मान लिया ऐसी बात है, आपने कह रहे हो तो सही कह रहे होगे। तो क्वेश्चन कभी कभी जो बुक में एनसीईआरटी की बुक में भी पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि किसी एक, अगर इसका फ्लक्स दे दिया गया और पूछा गया किसी एक सरफेस के कारण, ये जो सरफेस है एक सरफेस के कारण फ्लक्स क्या होगा, तो आपके पास कितने सरफेस है इसमें, ये देखो इसकी सरफेस कितनी है, एक 1 2, ठीक है, नीचे से देखो 3, साइड वाला ये जो मैंने दिखाया है 4, एक फ्रंट वाला 5 और एक बैक वाला, बैक ये वाला है ना, एक बैक वाला, ये वाला बैक वाला जो पीछे की तरफ देख रहे हो, ये 6 सरफेस है।
तो पूछा जाएगा कि भाई एक सरफेस का फ्लक्स बताओ, तो एक सरफेस का आप कहोगे सर वो तो 1/6 कर लो सीधा, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ईच फेस के लिए हो जाएगा। अगर सारा यूनिफॉर्म सरफेस है तो ईच फेस के लिए जो फ्लक्स होगी वो 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की आएगी।